जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, करुणा स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शिक्षक शिक्षिका के रूप में देखने के लिए करुणा स्टडी पॉइंट आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराता है। आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको समाप्त करेंगे और उसके बाद अगली अति लघु और लघु प्रश्न और हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है 6 और p का योग क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 6 प्लस p, सिंपल। 6 प्लस p कहाँ है? ये हमारा ये रहा बी ऑप्शन, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है x में से 9 घटाने पर प्राप्त होगा। देखिए क्या प्राप्त होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ ऐसे ऐसे करते जाओ, क्वेश्चन अपना आप सोल्व हो जाएगा। देखिए x माइनस 9, सिंपल। कहाँ रहा? ये रहा आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में द्विपद व्यंजक है। तो द्विपद व्यंजक है, द्विपद का मतलब क्या होता है हमारा? देखिए जितने भी किसी भी समीकरण में, किसी भी इक्वेशन में जितने पद होते हैं उसमें एक पद हुआ, फिर उसके बाद दूसरा पद ऐड हुआ, फिर तीसरा पद कम हुआ, फिर चौथा पद ऐड हुआ। इस तरीके से जितने भी पद होंगे वो हमारे पद कहलाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है द्विपद। द्विपद का मतलब क्या है? समीकरण में कितने पद होंगे? 2। जैसे क्या ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, यही वैसे इसका आंसर होगा। एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, क्योंकि ये ऐड हुआ है। बाकी सब में आप देख सकते हैं ये सिंगल पद है और ये 3 पद हैं। तो अब हमसे पूछा गया है द्विपद। द्विपद हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न आता है, तीनों असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं। क्या कहते हैं तीनों असमान वाले भुजाओं के त्रिभुज को? समबाहु त्रिभुज कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, या फिर न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीनों असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तीनों समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? तो तीनों समान भुजाओं वाले त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, दो समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? तो दो समान भुजाओं वाले त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा। अगला आता है, प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को कहते हैं। तो प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोणों का योग हमारा 90 डिग्री यानी कि 45 और 45 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। आयत से प्रश्न है हमारा, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री यानी कितने कोण का होता है? तो आयत का प्रत्येक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये हो गया हमारा आयत। तो ये हमारा ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो हमारा प्रत्येक कोण हमारा 90 डिग्री का होगा। अब कह रहा है हमारा, वर्ग में प्रत्येक भुजा होती है। देखिए आयत और वर्ग में सिर्फ इतना अंतर होता है। देखिए ये हुआ हमारा एक आयत और ये हुआ हमारा एक वर्ग। इसमें क्या होता है, आयत में आमने सामने वाली भुजाएं हमारी बराबर होती हैं और वर्ग में हमारी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो 65 का हमारा आंसर होगा ए, सारी भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका विकर्ण है हमारा 5√2 सेंटीमीटर। 5√2 सेंटीमीटर।
एक वर्ग का। देखिए यहाँ से हम सबसे पहले भुजा निकालेंगे। तो भुजा जब विकर्ण से हम इसकी भुजा निकालेंगे तो भुजा आएगी हमारी 5। और जब हम इसका वो निकालेंगे, वर्ग का स्क्वायर करेंगे इसका, तो क्या आएगा हमारा 25 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि वी आंसर है इसका। अगला प्रश्न आता है, एक त्रिभुज में हो सकते हैं, एक त्रिभुज में क्या हो सकते हैं? अधिक कोण हो सकते हैं, समकोण हो सकते हैं, न्यून कोण हो सकते हैं, या फिर 60 डिग्री से छोटा कोण हो सकता है। तो बताइए एक त्रिभुज में क्या हो सकते हैं? 2। तो इसका आंसर है हमारा न्यून कोण। न्यून कोण एक त्रिभुज में 2 हो सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, एक अर्धवृत्त में बना कोण होता है। एक अर्धवृत्त में बना कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। देखिए अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, ये रहा हमारा अर्धवृत्त और ये रहा हमारा 90 डिग्री का एंगल। ये इस तरीके से अर्धवृत्त में हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये रहा इसका आंसर। अगला प्रश्न आता है हमारा 69, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हमारा 2 समकोणों के योग के बराबर होता है। 2 समकोणों के योग के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? अगर हम ध्यान से काउंट करें 80 और 90 के बीच, तो हमारी अभाज्य संख्याएं 83 और 89, सिर्फ ये ही 2 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। अगला प्रश्न आता है हमारा, 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। अगला प्रश्न है, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को क्या कहते हैं? देखिए वृत्त है एक हमारा, कोई भी, ये बनाया हमने वृत्त। तो वृत्त के किन्हीं भी 2 रेखाखंड, किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। ये हुई कहीं भी, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, कहीं भी 2 पॉइंटों को मिलाएंगे तो वो हमारी जीवा कहलाएगी। बस एक जीवा को हम व्यास भी कहते हैं। वो कौन सी? जो सबसे बड़ी वृत्त के अंदर जीवा होती है उसको हम व्यास कहते हैं, जो वृत्त के सेंटर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न कह रहा है, 5 से विभाज्य संख्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए विभाजकता के नियम जब हम पढ़ेंगे अगले उसमें, तो उसमें हम पढ़ेंगे 5 का नियम, 3 का नियम, 7 का नियम, 11 का नियम। ठीक है, तो उन नियम से हम बड़ी ही आसानी से पता कर पाते हैं कि ये हमारी संख्या कौन सी संख्या से विभाजित है या नहीं। तो इसमें इसकी सिंपल सी ट्रिक 5 के विभाजकता के नियम में यह है, जिस भी संख्या में लास्ट में अगर 5 दिया हो तो वो संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। तो इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, 15% का भिन्न रूप होगा। 15%, यानी कि 15 बटा प्रतिशत का निशान हटाया, 100 लगाया। ठीक है, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 20। 3/20, 3/20 कहाँ है हमारा? ए ऑप्शन रहा। अगला प्रश्न आता है, 9 के अपवृत्त हैं। तो अपवृत्त का मतलब होता है 9 के मल्टीप्लिकेशन। कौन कौन से हैं? 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला आता है हमारा, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। 30 और 40 के बीच हमारी अभाज्य संख्याएं हैं 31 और 37, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है
तीन संख्याएं हैं, 1, 2 और 3 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है तो ये संख्याएं होंगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। महत्तम समापवर्तक को इस अनुपात में मल्टीप्लिकेशन अगर कर दिया जाए तो हमारी संख्याएं प्राप्त होंगी। जैसे 1:2:3 गुणा 12, ये हो जाएगा 12 अनुपात 12 दूनी 24 अनुपात 12×3=36, 12, 24 और 36। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80 बच्चे उत्तीर्ण हैं तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं। 30 बच्चों में से 80% उत्तीर्ण हैं, यानी कि 30 बच्चों में से 80% हमारे उत्तीर्ण हैं। ठीक, इसको काटो। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 से काटा 5 छंग 30 और 6 चौक 24। 24 बच्चे हमारे उत्तीर्ण हैं, तो हमारा आंसर होगा 24 बच्चे। अगला प्रश्न है, 18% का भिन्न रूप क्या होगा। देखिए 18% का निशान लगाया, नीचे 100 बढ़ाया, इसको काटा 2 से, 2 ने 18, 2 से काटा 2 पंजे 10, नीचे आया 50, यानी कि 9/50। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। इस सेशन से आपको इतनी हेल्प मिलेगी, अगर आप सिर्फ इस सेशन को पढ़कर जाते हैं तो आपका मैथमेटिक्स DLED फर्स्ट सेमेस्टर, आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा।